everyone, welcome to my channel. So we are starting with the new chapter of Organic Chemistry BSc Semester 5 in this video, that is Infrared Absorption Spectroscopy or simply IR Spectroscopy. So इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ इंट्रोडक्शन के टॉपिक्स. सो फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट टर्म्स. सो इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? अब स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब क्या होता है? स्पेक्ट्रा मीन्स दैट इज रेडिएशंस. सो रेडिएशंस की स्टडी करने को हम कहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी. अब जो ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट डील्स विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन इंफ्रारेड रेंज. सो हमने ईएम वेव्स की रेंजेस पढ़ी थी. सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन में मैं लिंक दे दूंगा. सो आप वहाँ पर वो वीडियो देख लीजिएगा. एंड जो ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी है जिसमें कि इंफ्रारेड रेंज की रेडिएशंस को एक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करेगा, दैट ब्रांच ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी इज कॉल्ड इंफ्रारेड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी. एंड ये यूज कहाँ होगी? दैट इज टू डिटरमिन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट. अब जो इंस्ट्रूमेंट यूज होगा फॉर रिकॉर्डिंग द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और स्पेसिफिकली इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जिससे हम एक इंफ्रारेड रेडिएशंस का ग्राफ प्लॉट करवाएंगे ऑन अ पेपर, राइट. तो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की रेंज क्या होती है? दैट इज फ्रॉम 2.5 माइक्रोमीटर टू 17.2 माइक्रोमीटर वेवलेंथ, राइट. एंड इनसे कम, अगर 2.5 मीटर से कम माइक्रोमीटर से कम इंफ्रारेड रीजन की रेंज हो, सो दैट विल बी नियर इंफ्रारेड रीजन. और अगर 17.2 माइक्रोमीटर से अबव इंफ्रारेड रीजन की रेंज हो, सो दैट इज फार इंफ्रारेड रीजन. सो हमें पता है दैट एक मॉलिक्यूल ना तो नियर इंफ्रारेड रीजन में रेडिएशन ऑब्जॉर्व करता है, ना ही फार इंफ्रारेड रीजन की रेडिएशन ऑब्जॉर्व करता है. मतलब ये अगर दोनों ही नहीं ऑब्जॉर्व करता है, इसलिए हम इंफ्रारेड रेडिएशन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं, ना कि नियर और फार इंफ्रारेड रीजन स्पेक्ट्रोस्कोपी. सो इस वजह से ही IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का चैप्टर पढ़ेंगे टू डिटरमिन द कंपाउंड्स ऑफ और स्ट्रक्चर्स ऑफ दैट कंपाउंड्स, राइट. सो हम पढ़ेंगे बेसिक थ्योरी ऑफ IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, दैट इज मॉलिक्यूलर वाइब्रेशंस. अब एटम्स जो होते हैं एक मॉलिक्यूल के, वो फिक्स नहीं होते, बट लेकिन वो कॉन्टिन्यूसली रोटेट या वाइब्रेट करते होते हैं. एंड टू टाइप्स की वाइब्रेशंस होती हैं. पहली स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस. अब एक मॉलिक्यूल में बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होगी एटम्स की, सो दैट विल बी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन. जैसे यहाँ पर ये कंप्रेस और स्ट्रेच कर रहा है, कंप्रेस एंड स्ट्रेच कर रहा है, राइट. सो दैट विल बी स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस. सेकेंड है बेंडिंग वाइब्रेशंस. एक मॉलिक्यूल का अगर बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, सो यहाँ पर देखो बॉन्ड एंगल बार बार आगे पीछे हो रहा है, सो दैट इज बेंडिंग वाइब्रेशंस. ये दो टाइप्स की वाइब्रेशंस हमने पढ़नी है इस वीडियो में. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट टाइप ऑफ वाइब्रेशन, दैट इज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस. इसे हम बॉन्ड स्ट्रेचिंग भी कहते हैं. अगर एक हमारे पास मॉलिक्यूल है डायटोमिक AB, राइट, तो ओनली वाइब्रेशंस क्या हो सकती हैं? दैट इज रिदमिक कंप्रेशन या एक्सटेंशन हो सकती है अलोंग द AB बॉन्ड. अब कंप्रेशन होगी, हमने अभी देखा कि वो मॉलिक्यूल कंप्रेस हो जाएगा, और एक्सटेंशन होगी तो मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, राइट. सो ये इस तरीके से कंप्रेशन और एक्सटेंशन होती है. सो यहाँ पर ये क्लियर हो रहा है. अब इसको एक स्प्रिंग के एग्जांपल से देख सकते हैं. ये स्प्रिंग जैसे कंप्रेस हो रहा है और रिलैक्स हो रहा है, सो दैट इज स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस हो रही हैं इसमें. एंड द पीरियोडिक मूवमेंट ऑफ एटम्स अलोंग द कोवलेंट बॉन्ड एक्सिस. सो समझ लो इसका ये सिंपली एक्सिस है, दिस इज अ कोवलेंट बॉन्ड एक्सिस. यहाँ पर पीरियोडिक बैक एंड फोर्थ मूवमेंट जो हो रही है, दैट कंपेयर टू दैट ऑफ अ कॉइल्ड स्प्रिंग, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन और बॉन्ड स्ट्रेचिंग. सो इसे हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन या बॉन्ड स्ट्रेचिंग कहते हैं. सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया. अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस. स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की भी दो टाइप्स होंगी, जैसे ट्राइएटॉमिक और हायर मॉलिक्यूल्स में. पहली रहती है दैट इज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. In this, it is the stretching vibration in which the movement of atoms with respect to central atom in a molecule is in the same direction. जैसे ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे, राइट. तो यहाँ पर आपको ये फिगर से क्लियर हो रहा है, ये डायग्राम से, कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल के यहाँ तो इधर जा रहे हैं या फिर इधर जा रहे हैं. मीन्स यहाँ तो एक बार कंप्रेस हो रहे हैं और यहाँ फिर एक बार रिलैक्स हो रहे हैं. सो दैट इज सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. सेकेंड इज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, जहाँ पर मॉलिक्यूल्स का एक एटम जो है वो अवे जाएगा और एक एटम नियर दिया सेंटर एटम जाएगा. सो यहाँ पर देखिए, अब एक बार ये अवे जा रहा है और एक बार ये अवे जा रहा है, एक बार ये नियर अबाउट आ रहा है और एक बार ये नियर अबाउट आ रहा है. सो दैट इज एसिमेट्रिक. मतलब ये कोई सिमेट्रिकल नहीं है, ये एक अलग जा रहा है और एक अलग जा रहा है. सो दैट इज एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. अगर आपने एग्जाम में डायग्राम बनाना है, तो आप ये वाले डायग्राम्स कॉपी कर सकते हैं यहाँ से. सो दैट विल बी हेल्पफुल टू यू फॉर एसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग. सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया अब टाइप्स ऑफ स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस. अब नेक्स्ट है हमारे पास
बेंडिंग वाइब्रेशंस, इनको हम डिफॉर्मेशंस भी कहते हैं। अब ट्राइएटॉमिक और हायर मॉलिक्यूल्स में एक अनदर टाइप की वाइब्रेशंस होती है दैट इन्वॉल्व द चेंजेस इन बॉन्ड एंगल्स। सो स्टार्टिंग में भी हमने देखा था कि बॉन्ड एंगल जब चेंज हो रहा है दैट इज कॉल्ड दी बेंडिंग वाइब्रेशंस। और बेंडिंग वाइब्रेशन की डेफिनेशन दैट इज पीरियोडिक चेंजेस इन बॉन्ड एंगल्स फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, राइट। तो बॉन्ड एंगल अगर चेंज हो बिटवीन टू एटम्स विद ए सेंट्रल एटम, राइट, वो खुद इंटरलिंक नहीं होते बट लेकिन सेंट्रल एटम के साथ इंटरलिंक होते हैं, सो दैट इज बेंडिंग वाइब्रेशंस। लाइक यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है बिटवीन द टू एटम्स और सेंट्रल एटम के साथ ये लिंक्ड है। सो अब आपको समझ आ गया बेंडिंग वाइब्रेशंस। अब इसकी टाइप्स क्या होती हैं? सो टाइप्स ऑफ बेंडिंग वाइब्रेशंस, पहली टाइप है दैट इज सिजरिंग। ये इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन है, मीन्स ये एक प्लेन में ही होंगी एंड दो एटम्स जो होते हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं, राइट। सो यहाँ पर ये देखो, ये दोनों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, फिर वे जा रहे हैं, फिर मूव कर रहे हैं एक दूसरे की तरफ, मतलब इनका बॉन्ड एंगल जो है वो एक ही प्लेन में चेंज हो रहा है, राइट। सो ये 2D वाइब्रेशन है, राइट। अब नेक्स्ट है हमारे पास रॉकिंग। इसमें दोनों मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं सेम डायरेक्शन में, ये एक दूसरे की तरफ नहीं। जैसे ये यहाँ जा रहा है, अगर ये राइट जा रहा है तो ये भी राइट जा रहा है, और ये लेफ्ट जा रहा है तो ये भी लेफ्ट जा रहा है। सो दैट इज सिजरिंग और दैट इज रॉकिंग। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई भी जो हमारे पास टुवर्ड्स या अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर बॉन्ड नहीं जा रहा है, लेकिन इन अ सेम प्लेन बॉन्ड जा रहे हैं इन द प्लेन ऑफ पेपर। सो दैट इज वाई ये दोनों वाइब्रेशंस को हम कहते हैं सिजरिंग और रॉकिंग को, दैट इज इन प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस, राइट। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट है हमारे पास दी आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशंस। तो इसमें फर्स्ट है वैगिंग। अब वैगिंग में क्या होता है, दोनों एटम्स जो होते हैं साइमल्टेनियसली ईदर अबव और बिलो द प्लेन मूव करते हैं। सो एक बार ये मेरी तरफ आ रहा है और एक बार ये बैक जा रहा है। सो यहाँ पर से इसे डैश एंड वेज से आपको क्लियर हो रहा है, राइट। सो अगर ये वेज जा रहा है तो मतलब मेरी तरफ, और अगर डैशेस बन रही है तो ये अवे फ्रॉम मी जा रहा है। सो दैट इज वैगिंग, राइट। सो ये आगे पीछे जा रहा है एंड दैट इज पीरियोडिक मोमेंट, और यहाँ पर ये आउट ऑफ प्लेन जा रहा है, राइट। ये 3D वाइब्रेशन होगी। सो ये वैगिंग हो जाएगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास ट्विस्टिंग। अगर एक जैसे एक आगे आ रहा है और दूसरा पीछे जा रहा है, मीन्स दोनों इकट्ठे नहीं चल रहे। एक इसे हम कह सकते हैं, अगर एक मतलब मेरी तरफ आ रहा है तो दूसरा अवे फ्रॉम मी जाएगा, राइट। सो आप इसे समझ सकते हैं, दिस इज आउट ऑफ प्लेन बेंडिंग वाइब्रेशन। वन एटम मूव अबव द प्लेन, एक अबव जाएगा और एक डाउन द प्लेन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द सेंट्रल एटम। सो ये होगी हमारे पास ट्विस्टिंग, राइट। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ट्विस्टिंग वाइब्रेशंस और वैगिंग वाइब्रेशंस ये दोनों ही आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशंस है बिकॉज ये दे अकर इन 3D, राइट। सो एक बात यहाँ पर नोट करने वाली क्या है, दैट बेंडिंग वाइब्रेशंस रिक्वायर लेस एनर्जी दैन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस। क्यों? बिकॉज एक बॉन्ड को बेंड करना ईजी होता है दैन टू स्ट्रेच इट। सो यहाँ पर बेंडिंग ईजी, सो इनकी लेस एनर्जी होगी। अब नेक्स्ट है हमारे पास ओरिजिन ऑफ IR स्पेक्ट्रा। एक स्पेक्ट्रम ओरिजिनेट कहाँ से होगा? अब बहुत सारे मोड्स है वाइब्रेशंस के, पर लेकिन दे डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ बॉन्ड्स या फिर ऑन द नेचर ऑफ एंटायर मॉलिक्यूल। या तो वो नेचर ऑफ बॉन्ड्स पर डिपेंड करेंगे या फिर एंटायर मॉलिक्यूल पर डिपेंड करेंगे। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन बाय अ बॉन्ड इंक्रीजेज द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन। जितनी ज़्यादा वो इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा तो उतनी ज़्यादा उसकी वाइब्रेशन बढ़ेंगी। इसी वजह से रोटेशनल एनर्जी लेवल में भी चेंजेस आएंगे। अगर रोटेशनल एनर्जी लेवल का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो वही जो फर्स्ट वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की, उसमें आप जाके समझ सकते हैं कि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स क्या होते हैं, राइट। सो इंफ्रारेड रेंज जो है दैट यूजुअली स्टडीड इज 2.5 माइक्रोमीटर, राइट। तो 2.5 माइक्रोमीटर से 15 माइक्रोमीटर तक की रेंज को हम स्टडी करते हैं, या 1 माइक्रो आना। तो एब्जॉर्ब एनर्जी जो होती है दैट ब्रिंग्स अबाउट प्रीडोमिनेंट चेंजेस इन दी वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। सो इंफ्रारेड रेंज जो होती है उसमें जो एब्जॉर्ब एनर्जी होगी वो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में चेंजेस लेके आएगी, राइट। सो एक मॉलिक्यूल, एक गिवन बॉन्ड या एक पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल सिर्फ वही एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा जिसमें कि उसे फोटोन मिले, जिससे कि उसके वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जो है वो एक्साइट हो जाए, राइट। सो वही फोटोन एब्जॉर्ब होगा, वही इंफ्रारेड रेडिएशन एब्जॉर्ब होगी जिससे कि वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स रेज हो जाए। और इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा तभी अराइज होंगे बाय द क्वांटाइजेशन ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल। मीन्स वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जब स्प्लिट हो जाते हैं, तो हम ये भी सारा कुछ हमने
मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि वाइब्रेशन एनर्जी लेवल्स कैसे स्प्लिट होते हैं. सो तभी अगर वो एनर्जी लेवल स्प्लिट होंगे तभी इंफ्रारेड स्पेक्ट्रा हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, राइट. सो द रिकॉर्ड ऑफ अमाउंट ऑफ वाइब्रेशंस, right, the record of amount of infrared radiations of different wavelengths absorbed to raise the vibrational energy levels constitutes the infrared spectrum of the molecules. So जो रिकॉर्ड यहाँ पर बना रहे हैं जिससे कि हमारे वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स रेज हो जाए, राइट, तो उसे हम कहते हैं इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉलिक्यूल. यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल लिया गया, दिस इज एग्जांपल ऑफ COH ग्रुप, राइट. सो हमें नहीं पता साइड पे क्या लगा है, रेस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल अलग है, पर लेकिन यहाँ पर जो बेंडिंग वाइब्रेशंस हो रही हैं उसकी हम काउंट करेंगे, एंड जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो रही है तो CO स्ट्रेच या OH स्ट्रेच, इनकी वाइब्रेशंस को हम देखते हैं और इससे ही हमें इंफ्रारेड रेडिएशन का पता लगता है, राइट. सो इससे हम स्ट्रक्चर डिटरमाइन कर सकते हैं बाय लर्निंग दी स्ट्रेचिंग वेवलेंथ्स, राइट. सो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे दैट्स. एंड लास्ट क्या है दैट द पोजीशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इन आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज जनरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ. सो ये यूनिट्स हैं. वेवलेंथ को हम माइक्रोमीटर्स में लेते हैं या माइक्रॉन्स में लेते हैं, और वेव नंबर को हम सेंटीमीटर इनवर्स में लेते हैं, और यही दोनों टर्म्स में हम जो इंफ्रारेड रेडिएशंस है उनकी रेंजेस को मेजर करते हैं. और लेकिन वेव नंबर जो है उसे ही हम एब्जॉर्प्शन बैंड फ्रिक्वेंसी की टर्म्स में लेते हैं, जैसे कि रेंज है वेव नंबर्स की दैट इज़ 4000 सेंटीमीटर इनवर्स टू 667 सेंटीमीटर इनवर्स की रेंज में ही हमारे पास जो IR रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं. So that was all about the introduction to the chapter. In the next video, we will study how to calculate the vibrational frequency and कौन से factors हैं उसको determine करने के लिए, and about the number of fundamental vibrations also. So till then, stay tuned and do subscribe to our channel for more videos, and thanks for watching. Thank you so much.